सीरिया में नाटकीय ढंग से असद शासन का अंत हो गया। 13 साल से ये मुल्क गृह युद्ध झेल रहा था। बीते 27 नवंबर को अचानक विद्रोही गुटों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और महज 11 दिनों के अंदर तख्ता पलटकर राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। पश्चिम एशिया के सुन्नी बहुल मुल्क में हुई ये घटना अचानक नहीं हुई। इसे लेकर लंबे समय से विद्रोही गुटों की तैयारी चल रही थी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो इसे लेकर करीब 2 महीने पहले ही संकेत दे दिए थे। दरअसल इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में अपना संबोधन दिया। तब उन्होंने 2 नक्शा दिखाया। इसमें एक नक्शे को उन्होंने दुनिया के लिए श्राप बताया तो दूसरे को आशीर्वाद। नेतन्याहू ने जिस नक्शे को अभिशाप बताया था उसमें सीरिया, इराक, ईरान और लेबनान को काले रंग में दिखाया गया था। इस नक्शे में फिलिस्तीन नहीं था बल्कि फिलिस्तीन के पूरे हिस्से को इजरायल के तौर पर दिखाया गया। नेतन्याहू के संबोधन के ठीक बाद इजरायली सेना ने बेरूत में बंकर बस्टर बम से बड़ा हमला किया जिसमें हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। इसके बाद इजरायल ने लेबनान में जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत कर दी और हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेबनान में इजरायल अपना काम पूरा कर चुका है और उसने अपने टैंक सीरिया की ओर मोड़ दिए। पिछले 48 घंटे में इजरायल ने सीरिया पर करीब 300 हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में सीरियाई डिफेंस नेटवर्क और एयरफोर्स कैपेसिटी पूरी तरह से नष्ट हो गई। वॉर मॉनिटर के मुताबिक दमिश्क के बरजे में इजरायल ने हमला कर डिफेंस मिनिस्ट्री के रिसर्च सेंटर को तबाह किया। सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट हो चुका है और फिलहाल विद्रोही गुटों ने इजरायल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसे में स्थिति का फायदा उठाते हुए इजरायल दमिश्क के करीब पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल बफर जोन बनाने के नाम पर अब दमिश्क से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सीरिया का गोलान हाइट्स इलाका कई दशकों से इजरायल के कब्जे में है और संयुक्त राष्ट्र के दबाव के बावजूद वो इस इलाके से नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं है। सीरिया में जारी अराजकता के बीच इजरायली सेना ने अब गोलान हाइट्स के करीब लगे क्षेत्रों को भी कब्जाना शुरू कर दिया है। 27 सितंबर को अचानक सीरिया के अलेप्पो शहर पर जब विद्रोहियों का हमला हुआ तभी कयास लगाए जा रहे थे कि सीरिया में तख्ता पलट की साजिश के पीछे तुर्की के साथ साथ इजरायल का भी हाथ है। सीरिया में जिस तरह से इजरायली सेना बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है वो वाकई इन आरोपों की पुष्टि करता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करना और फिर सीरिया में असद शासन के अंत के साथ गोलान हाइट्स वाले इलाके से आगे बढ़कर सीरियाई क्षेत्र को कब्जाना पहले से ही इजरायल के किसी प्लान का हिस्सा है। ऐसे में एक बार फिर नेतन्याहू के उस नक्शे का जिक्र करना जरूरी हो जाता है जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अभिशाप के तौर पर दिखाया था। इस नक्शे का सीरिया में जारी इजरायली कार्रवाई से गहरा कनेक्शन है। दरअसल नेतन्याहू ने जब ये नक्शा दिखाया तभी से ये सवाल उठने लगे कि क्या वो ग्रेटर इजरायल के एजेंडे को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो नक्शा दिखाया वो यहूदीवाद के जनक थियोडोर हर्जन की ग्रेटर इजरायल की कल्पना से मेल खाता है। एक ऐसा यहूदी देश जो मिस्र की नील नदी से लेकर पश्चिम एशिया में फरात नदी तक फैला हो। गाजा लेबनान में तबाही मचाने के बाद इजरायली सेना सीरिया में बड़ी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। 27 सितंबर को यूएन में दी गई स्पीच में नेतन्याहू ने इराक में शिया मिलिशिया के खिलाफ कार्रवाई करने का संकेत दे चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही इराक की संसद समूह कताब सैयद अल शुहादा के प्रवक्ता कज़ैब अल फरतौसी ने आरोप लगाया था कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसमें अमेरिका और इजरायल का हाथ है। उन्होंने कहा था कि अगर सीरिया में जो कुछ हो रहा है उसका सबसे ज्यादा असर इराक पर होगा। फरतौसी ने इराक को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का अहम हिस्सा बताया है जो ईरान के बनाए प्रॉक्सी गुटों का समूह है। उधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई मौकों पर ईरान को सबसे बड़ा दुश्मन बता चुके हैं। इस साल कई बार ऐसे मौके आए जब ईरान और इजरायल ने एक दूसरे पर सीधा हमला किया। एक वक्त तो ऐसा लगा कि शायद जल्दी दोनों के बीच फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू हो सकता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जारी ताजा घटनाक्रमों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जल्द मिडिल ईस्ट में हालात नहीं संभले तो सीरिया के बाद अगला नंबर इराक और ईरान का हो सकता है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।